हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। हम चैप्टर स्टार्ट करें हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। इसके पहले के इसमें हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी ये टॉपिक स्टडी किया था। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इस टॉपिक में हमने कायरल एटम के बारे में कंसिडर किया था। कायरल एटम जो है इट्स अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम या फिर इट्स अ एटम इन अ मॉलिक्यूल विच अटैच विद द 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है वो सेंट्रल कार्बन एटम जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होता है। तो उस मॉलिक्यूल को हम उस कार्बन एटम को हम बोलते हैं कायरल कार्बन एटम, और उसमें जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। ओके, और जिस मॉलिक्यूल में वो कायरल एटम प्रेजेंट था इट ऑलवेज शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हमने ये भी स्टडी किया कि ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जैक्टली क्या है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स हैव अ डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स एटम अराउंड द कायरल एटम इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये टॉपिक हमने स्टडी किया था। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब क्या था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव अ डिफरेंट स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एटम अराउंड द कायरल एटम इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है उसके अराउंड में जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स या फिर 4 डिफरेंट एटम अटैच होते हैं, उसका स्पैटियल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से जो उसके आइसोमर्स बनते हैं दैट called as a optical isomers and that phenomenon is called as optical isomerism। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था। अब हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी ये पॉइंट स्टडी करने के लिए हमें स्टडी करना है प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो आपका रिमेंबर में एक पॉइंट दिया है, द फिनोमिनन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ऑब्जर्व फर्स्ट। मतलब सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिनन जो है वो ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, एंड देन उसके बाद मॉलिकुलर चिरालिटी की ओरिजिनल, और मॉलिकुलर चिरालिटी होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मॉलिक्यूल चिरालिटी शो करता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है और वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि उसमें कायरल एटम प्रेजेंट होना जरूरी है। जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये फिनोमेनन शो करता है। और ऑप्टिकल एक्टिव किसको बोलेंगे? जिसमें कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल एटम है। और कायरल एटम किसको बोलेंगे? जो कार्बन एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा उसको कायरल एटम बोलेंगे। और जिसमें कायरल एटम है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन शो करता है। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है प्लेन पोलराइज लाइट। जनरली प्लेन पोलराइज लाइट में जनरली ऑर्डिनरी लाइट जो होती है दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। An ordinary light consists of electromagnetic wave having oscillations of electric and magnetic field in all possible plane perpendicular to the direction of propagation of light। Okay, generally जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ऑसिलेट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो भी ऑल पॉसिबल प्लेन्स में परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट के प्रोपोगेट होने की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जो भी उस लाइट के प्रोपोगेशन की लाइट होगी, डायरेक्शन होगी उस लाइट की प्रोपोगेट होने की, तो उसी लाइन के वो जो ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो परपेंडिकुलर होते। ठीक है, तो ये है प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में। तो ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट जो होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेट होते हैं। ठीक है, वो भी किस प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऑसिलेट होते हैं। ठीक है, वो भी ऑल पॉसिबल प्लेन्स में, और लेकिन कैसे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से वो क्या होते हैं? प्रोपोगेट होते हैं। ठीक है, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म, जब कोई ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, तो जो लाइन जो ऑर्डिनरी लाइट जो ऑल डायरेक्शन में ऑसिलेट होती रहती है वो एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट होकर इमर्ज होना स्टार्ट करती है। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो जितने भी उसको पॉसिबल डायरेक्शन मिलेगी
उस सारे डायरेक्शन से क्या होती है, वो प्रोपोगेट होना स्टार्ट करती है, मतलब प्रोपोगेट होती है, वो ऑसिलेट होती है। और जितनी भी उसको डायरेक्शन मिलेगी उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट होती है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेट होती है। लेकिन कैसे होती है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट का जो एग्जैक्ट प्रोपोगेशन है उससे परपेंडिकुलर वो क्या होती है, ऑसिलेट होती है, ठीक है, लेकिन ऑल पॉसिबल प्लेन्स में, ठीक है। और जब उस ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो उसका जो ऑल डायरेक्शन में ऑसिलेट होना है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब वो पूरी की पूरी लाइट एक ही प्लेन में ऑसिलेट होते हुए आपको दिखते। कब, जब वो ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास आउट होकर निकलती है तब उसका ऑसिलेशन एक ही प्लेन में होता है और वो एक ही प्लेन में आपको ऑसिलेट होते हुए दिखती है। एंड सच अ लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो जो लाइट का ऑसिलेशन एक ही प्लेन में होता है परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज़ नोन एज अ प्लेन पोलराइज लाइट। तो आपको याद रखना है कि अगर लाइट का प्रोपोगेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहा है, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इज़ नोन एज अ प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट और इसमें डिफरेंस ये है कि ऑर्डिनरी लाइट ऑल पॉसिबल प्लेन्स में प्रोपोगेट होती है, मतलब ऑल पॉसिबल जितनी भी उसको प्लेन्स मिलेंगे वो सारे प्लेन्स में प्रोपोगेट होना स्टार्ट होती है। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, जो प्लेन पोलराइज जो लाइट है वो सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट होती है। तो ये डिफरेंस है, ऑर्डिनरी लाइट ऑल पॉसिबल प्लेन्स में ऑसिलेट होगी और जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो प्लेन पोलराइज लाइट एक ही प्लेन में ऑसिलेट होगी, दैट्स अ डिफरेंस, ठीक है। लेकिन हमें काम किसका है, ऑप्टिकल एक्टिविटीज़ फिनोमेना के लिए प्लेन पोलराइज लाइट का ही काम है, ठीक है। और उसी के हेल्प से हम ये फिनोमेनन स्टडी करेंगे। आपको देखो डायग्राम भी दिया है, तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट दिया। देखो ऑर्डिनरी लाइट में देखो आपको सर्कल में बहुत सारी लाइंस दिख रही है, बहुत सारे डायरेक्शन दिख रही है। जितनी उसमें डायरेक्शन दिए वो सारे डायरेक्शन से वो क्या होती है, ऑसिलेट होती है। लेकिन जब कभी उसको हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो एक ही प्लेन में प्रोपोगेट ऑसिलेट होना स्टार्ट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में। देखो उसके बाद हमें स्टडी करना है, आपको दिया ड्यूनो का पॉइंट। निकोल प्रिज्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म मेड फ्रॉम पीस ऑफ कैल्साइट इन अ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। निकोल प्रिज्म जो है वो एक टाइप का, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्साइट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्साइट से उसको कनाडा बाल्सम भी बोलते हैं, इसके पहले भी आपको प्रीवियस बुक में था। तो वो किससे बना होता है, कैल्साइट से और कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल से वो बना होता है, ठीक है। और वो अरेंज होता है इन स्पेसिफिक मैनर में। एंड निकोल प्रिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पोलराइजर। निकोल प्रिज्म को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजर भी बोलते हैं, क्योंकि वो पोलराइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को के डायरेक्शन को एक ही प्लेन में करने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो निकोल प्रिज्म ये स्पेशल टाइप का प्रिज्म है जो कैल्साइट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। और उसको हम पोलराइजर भी बोलते हैं। उसके बाद देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और जब हम कोई सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, लाइक शुगर है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है। और जब शुगर, लैक्टिक एसिड इस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से जब हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट करते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट को उससे पास आउट करने के बाद जो लाइट उससे ट्रांसमिट होती है हैज़ अ ऑसिलेशन इन डिफरेंट प्लेन दैन द ओरिजिनल। मतलब जनरली हम जब प्लेन पोलराइज लाइट को जब उस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास आउट करते हैं तो वो जो ट्रांसमिटेड लाइट होती है वो डिफरेंट प्लेन में ऑसिलेट होना स्टार्ट करती है। बट इन अदर में हम ये बोल सकते हैं द इंसिडेंट लाइट अंडरगोज, इन अदर वर्ड द इंसिडेंट लाइट अंडरगोज रोटेशन ऑफ इट्स प्लेन, ठीक है। इन अदर वर्ड जो इंसिडेंट लाइट जो होती है दैट अंडरगोज रोटेशन ऑफ इट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब जो लाइट हम उस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास आउट कर रहे, मतलब जो लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं उस लाइट का जो प्लेन है, और इनडायरेक्टली हम कौन सी लाइट पर इंसिडेंट करें, प्लेन पोलराइज लाइट को हम इंसिडेंट करेंगे, उससे पास आउट करेंगे तो वो जो उसका प्लेन है वो रोटेट होगा डिफरेंट डायरेक्शन से, ठीक है। और ये हम ये बोल सकते हैं एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट आइदर टू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जब हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट करेंगे तो उसका जो प्लेन है वो रोटेट होगा आइदर क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड साइड। मतलब दो ही डायरेक्शन से उसका प्लेन क्या होगा, रोटेट होगा। किसका प्लेन, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन कब होगा, जब उस लाइट को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास आउट कर रहे और उस
पास आउट करने के बाद उसका प्लेन और पोलराइजेशन जो है वो जब रोटेट होगा आइदर क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट करने के बाद उसका प्लेन अगर रोटेट होता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देन दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो डेफिनेशन, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट रोटेट द प्लेन ऑफ polarization of incident plane polarized light is known as optical activity। जब आप प्लेन पोलराइज लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो और इंसिडेंट करने के बाद उसका प्लेन जो है पोलराइजेशन का अगर वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको रोटेट करवा रहा है आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के हेल्प से सब्सटेंस जो है वो प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, दैट फिनोमेनन इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। एंड द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड एज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। और जो कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। और जो उसको रोटेट नहीं करवाएगा, मतलब अगर हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में से या फिर कोई सॉल्यूशन में से हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट कर दिया लेकिन वो उसके प्लेन को रोटेट नहीं कर पाता, ना तो क्लॉकवाइज में ना तो एंटी क्लॉकवाइज में, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इसका मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है सब्सटेंस की हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। अगर हमें किसी की ऑप्टिकल एक्टिविटी बतानी है कि एक्जैक्टली उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है, तो हम किसके टर्म में रोटेट करेंगे, उसको ऑप्टिकल रोटेशन के टर्म में हम बता सकते हैं। द एंगल थ्रू विच अ सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन। जिस एंगल के थ्रू वो सब्सटेंस उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। मतलब कोई 90 से रोटेट करेगा, कोई 20 से, कोई 30 से रोटेट करेगा, तो जिस एंगल से वो सब्सटेंस उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है उसमें से वो लाइट पास आउट करने के बाद, ठीक है, तो दैट एंगल इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। द एंगल थ्रू विच सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल रोटेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल। मतलब ये 90 से ऑप्टिकल रोटेशन कर रहा है, ये 20 से ऑप्टिकल रोटेशन कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, उस ऑप्टिकल रोटेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज आइदर डेक्सो रोटरी और लियो रोटरी। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव जो सब्सटेंस होता है, मतलब उसका जो रोटेशन होता है कि वो कैसे रोटेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, वो कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, उसके बेस पे वो एक तो डेक्सो रोटरी रहेगा या फिर लियो रोटरी रहेगा। द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट इज कॉल्ड एज अ डेक्सो रोटरी दैट डेजिग्नेटेड बाय सिंबल डी एंड दैट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन। मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट साइड से रोटेट करवाएगा उसको हम डेक्सो रोटरी बोलेंगे, और जो कंपाउंड उस प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड से रोटेट करवाएगा उसको बोलेंगे लियो रोटरी। डेक्सो को हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज वेल एज डी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लियो रोटरी को हम एल सिंबल से या फिर माइनस से। और आपको याद रखना है, अगर आपको राइट और लेफ्ट में कंफ्यूज है तो आपको याद रखना है कि अगर लियो है तो लियो एल से स्टार्ट होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली डी कौन सा हो गया, राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो इससे डेक्सो एंड लियो है। डेक्सो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज साइड को टूवर्ड्स राइट में रोटेट करेगा, और अगर लियो रोटेटेड कंपाउंड अगर है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट पास आउट करने के बाद उसके प्लेन को वो लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट करेगा। देन आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैव अ डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज नोन एज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमेरिक कंपाउंड हैव अ डिफरेंट आइसोमेरिज्म in which isomeric compound have a different optical activity is known as a optical isomerism। मतलब ऐसे दो आइसोमेरिक कंपाउंड जिनको डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब क्या कि एक कंपाउंड जो है उसको वो क्लॉकवाइज में रोटेट करवाएगा, दूसरे कंपाउंड को वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, तो उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना। एंड द फ्रेंच साइंटिस्ट लॉइस पास्चर फर्स्ट रिकॉग्नाइज दैट कि जो पास्चर फर्स्ट साइंटिस्ट था दैट
रिकॉग्नाइज दैट कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एसोसिएट विथ सर्टेन टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, वो किससे रिलेट होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेनन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। एंड पास्चर इंट्रोड्यूस द टर्म इनैंशियोमर, और पास्चर ने उसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस की, दैट इज इनैंशियोमर। ठीक है, मतलब वो मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मतलब बताता है, 3D स्ट्रक्चर बताता है, उसको हम इनैंशियोमर इस टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम इनैंशियोमर भी बोल सकते हैं। हैविंग इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन, उसको इक्वल बट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। अब इक्वल मतलब क्या कि दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये 90 से तो ये भी 90 से। ठीक है, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन उसका अपोजिट, अगर एक एंटी क्लॉकवाइज से करवाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज से करवाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो फिगर नंबर 10.2 indicates a few objects in our day-to-day life which exhibit a superimposable and non-superimposable mirror images। देखो आपको हैंड के डेफिनेशन मतलब हैंड का पिक्चर दिया हुआ है, तो ये दोनों जो हैंड है वो एक ही है, बट उसका हमने मिरर इमेज लिया है। तो अगर मिरर इमेज को एक दूसरे के ऊपर जैसे कि वैसा उठा के रख दो तो वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं होते। दे आर कॉल्ड एज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, अब ग्लास को देखो, ये ग्लास के 2 मिरर इमेजेस है, और इस ग्लास को उठा के अगर इसी ग्लास पे रखते तो दे आर सुपर इम्पोज। तो ये कैसी इमेज है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ ग्लास, इट्स अ सुपर इम्पोजिबल। बट हैंड की बात करेंगे, चेयर की बात करेंगे, चेयर जो है इट्स सुपर इम्पोजिबल, हैंड जो है इट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ठीक है, तो ये और जनरली ये जो हमें 2 कंपाउंड मिलने वाले डेक्सोरोटरी एंड लियोरोटरी, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, वो जो दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते। देखो अभी जो मैंने आपको टॉपिक बताया उसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, एक्चुअली ये टॉपिक आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने इनैंशियोमर बोला है, तो आपको याद रखना है उस ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। एक डेक्सोरोटरी रहेगा, दूसरा लियोरोटरी रहेगा। इनैंशियोमर्स हैव अ आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हम बोल रहे हैं DNL फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड लियो फॉर्म, तो उसको आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब दोनों का मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सब सेम होता है एक्सेप्ट द साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन का साइन अलग होता है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज से रोटेट है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों का एंगल जो है एक पॉजिटिव एक निगेटिव शो करेगा, इसलिए एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर ऑप्टिकल रोटेशन इज इक्वल बट साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन इज अपोजिट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है 90, तो इसका भी 90, लेकिन डायरेक्शन एक का अगर राइट हैंड साइड दूसरा लेफ्ट हैंड साइड। दे हैव द आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट टुवर्ड द ऑप्टिकल एक्टिव रीजन। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिकल होती है सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव रीजन को छोड़ के। देन an equimolar mixture of enantiomer, dextro and leo is called as a racemic modification और racemic mixture। जब आपको एक ही कंपाउंड में मतलब एक ही मिक्सचर में D फॉर्म में मिल रहा है और L फॉर्म में मिल रहा है, तो उस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, मतलब ऐसा मिक्सचर जो इक्वल अमाउंट में जिसमें डेक्स्ट्रो फॉर्म भी है और लियो फॉर्म भी है, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। एंड रेसिमिक मॉडिफिकेशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब अगर हम रेसिमिक मिक्सचर की बात करेंगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लियो है, दोनों का जो रोटेशन है वो अपोजिट है, तो वो दोनों रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए जो रेसिमिक मिक्सचर बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, because one optical rotation due to molecule of one enantiomer is cancelled by the equal opposite optical rotation due to molecule। अगर इसका एक का अगर +90 है दूसरे का -90 रोटेशन रहेगा, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए रेसिमिक मिक्सचर जो होता है जिसमें D फॉर्म भी होता है L फॉर्म भी होता है, वो ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और रेसिमिक मिक्सचर को हम डेजिग्नेट करते हैं बाय सिम्बॉल DL और बाय प्लस एंड माइनस है। तो इस लेक्चर में यही तक। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।